नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि ऐसी 5 टाइप की कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो कि दी जाती हैं डिमेंशिया के पेशेंट्स को जब उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स आ रहे हों। मतलब उनके जो टिपिकल जो डिमेंशिया वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, सिम्पटम्स हैं, उसके अलावा ये जो पेशेंट्स हैं ये डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स दिखा रहे हों जिनको मैनेज करना मुश्किल होता हो या जिनसे पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह का रिस्क होता हो। तो वो जो ऐसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम वर्स हो सकती है, सीवियर हो सकती है, उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। खासकर कि वो कौन सी 5 टाइप की मेडिकेशंस हैं जो इस पेशेंट्स को दी जाती है, जो कि उनके सिम्टम्स के टाइप और कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जब अल्जाइमर डिसीज़ या डिमेंशिया के मामले में आता है, या जो दूसरे टाइप के भी कई सारे डिमेंशियाज हैं, वो होता है कि इन डिफ़िकल्ट बिहेवियर से कोप कैसे करें। ये जो होते हैं उनके मेमोरी और थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनकी जो डिमेंशिया का मेन हॉलमार्क सिम्टम्स हैं, उसके परे दूसरे सिम्टम्स होते हैं, दूसरे बिहेवियर्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे डिल्यूजन्स होती हैं जो कि साइकोटिक सिम्टम होता है, पैरानॉइड बिहेवियर, शक्की होते हैं, इररेशनल बिलीव्स होते हैं, ऑड बिलीव्स होते हैं। फिर आता है एजिटेशन, एग्रेसिव बिहेवियर्स हो गए। फिर आएगा जैसे रेस्टलेस रहना, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना, वॉन्डर करना, इधर उधर घूमना भटकना। नेक्स्ट हो जाता है डिसइनहिबिटेड बिहेवियर्स, जैसे कुछ ऐसा बोलना जो कि बहुत सोशली इनएप्रोप्रिएट हो, गालियां देना, धिक्कारना, क्रिटिसाइज करना, उनको मतलब समझ नहीं रहती कि ये बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो ये कुछ कॉमन ऐसे सिम्टम्स हैं, बिहेवियर्स हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत पेशेंट की कंडीशन को और आसपास के लोगों को बहुत परेशान कर देते हैं। इनको हम नॉर्मली न्यूरोसाइकेट्रिक या सिंपल साइकेट्रिक कहें, ऐसे सिम्टम्स कहा जाता है। बट आम भाषा में हम कह देंगे कि भाई ये बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्रेजी सिम्टम्स हैं, क्रेजी हो गए हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या जैसे हम थोड़ा और ले लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सठिया गए हैं। कुछ इस तरीके के हम वर्ड्स या टर्म्स ले भाषा में यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, गुस्से होते हैं, गाली गलौज हो जाती है, घर वाले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। क्योंकि ये बिहेवियर जो होते हैं ये केयर गिवर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करना, डिमेंशिया वाले पेशेंट के साथ साथ सबके लिए मुश्किल होते हैं। इसलिए इनको हम दवाओं से ठीक कर सकते हैं और दवाएं इनके लिए परस्यू की जानी चाहिए जिससे कि इनको मैनेज किया जा सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो मेडिकली, क्योंकि जैसे हमने कहा न्यूरोसाइकेट्रिक हैं, तो ये साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं जिनके लिए कि दवाइयाँ होती हैं और दवाइयों से इनमें रिलीफ मिल सकता है। तो अक्सर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इनको दवाइयों से पूरा रिलीफ मिल जाएगा, हर तरह से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ काफी हद तक सिम्टम्स में कंट्रोल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो दवाएं भी होती हैं जो इन सिम्टम्स के लिए दी जाती हैं, उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन है और भी कई सारी कोमॉर्बिडिटीज होंगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां होंगी, ब्रेन की भी थोड़ी हेल्थ जो है वो कमजोर है, तो इस वजह से साइड इफेक्ट के चांस बहुत बड़े रहते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे रिस्क भी बने रहते हैं जिनको पहले कि हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और कई मामलों में हमें कोशिश करना चाहिए कि बिना दवा के ही अगर मैनेज हो जाए कुछ सिम्टम्स तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। तो कई सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिना किसी दवा के भी ठीक किए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो डिमेंशिया के मामलों में, अल्जाइमर्स के मामलों में एफडीए ने कोई भी ऐसी प्रॉपर मेडिकेशन को अप्रूव नहीं किया है जिसके लिए कहें कि ये इन बिहेवियर्स के लिए या इस तरीके के सिंड्रोम या सिम्टम्स के लिए ये दवा दे दी जाए, अप्रूव नहीं किया है। बस कुछ कुछ सिम्टम्स को कुछ कुछ कंडीशन में माइल्ड डोज पे ठीक करने के लिए दवाइयां दे दी जाती हैं। इसलिए कई सारे डॉक्टर्स जो होते हैं ऑफ लेबल प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, मतलब अप्रूव तो नहीं किया एफडीए ने, तो एफडीए की तरफ से तो नहीं कहा गया कि हाँ भैया ये लीगल है, ये अप्रूव्ड है तो ये देते रहो, तो सारे डॉक्टर्स दें। पर अक्सर डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से अपनी जजमेंट बनाकर, पेशेंट की कंडीशन को देखकर, फैमिली सिचुएशन और जो दूसरे कुछ उसके कंटेक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, हालात हैं उसके हिसाब से अक्सर ऑफ लेवल मतलब दवाइयां दे देते हैं जो कुछ हद तक पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ ला सकते हैं, पर वो भी बड़े कॉशन के साथ और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ पूरा बातचीत करके डिस्कस करने के बाद ही दिया जाता है। कई सारे केसेस में ये जो एंटीसाइकोटिक दवाइयां होती हैं या जो ट्रैंकुलाइजिंग मेडिसिन कह सकते हैं, थोड़ा सा नींद लाने का काम ये अक्सर ज़्यादा करती हैं, ये बहुत हद तक इनमें हेल्प कर भी देती हैं पेशेंट्स को, पर इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं जिस वजह से अक्सर लोग इन्हें या तो नहीं लेते या लेते हैं तो उसके बाद छोड़ देते हैं। खासकर कि तब ये प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जाती हैं दवाइयां जब इनको या तो बहुत शुरुआती स्टेज पर ही प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि भाई डिमेंशिया के सिम्टम है और थोड़े बहुत उनको साइकोटिक या कुछ दूसरे प्रॉब्लम आ रही हैं, बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो साथ ही दे दिया जाए, तब ये
दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पेशेंट जो था वो डिमेंशिया ठीक होने से, या मतलब डिमेंशिया ऐसा तो ठीक नहीं होगा बट उसके सिम्टम्स में कमी आने से शायद पेशेंट के ये सिम्टम्स भी दूर हो जाते, बट इसको नहीं देखा गया। दूसरा, कई बार ज्यादा डोज में अगर दे दी जाए ये दवाइयां तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से ये अक्सर एक रिस्क बना रहता है, जो कि एक वर्स कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए पेशेंट की पूरी कंडीशन को देखकर, पेशेंट के लाइफ में ट्रिगर्स को देखकर और कुछ ऐसा देखकर कि क्या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्राई किया जा सकता है, ये सब चीजें समझने के बाद ही, जब कोई ऑप्शन ना बचे, कोई दूसरा तरीका ना बचे, तो ही अक्सर एंटीसाइकोटिक या कुछ दूसरी दवाइयां दी जाती हैं। इसलिए अमेरिकन जेरियाट्रिक्स सोसाइटी, उन्होंने 2013 में एक रिकमेंडेशन दिया था एक कैंपेन के दौरान कि भाई डोंट यूज एंटीसाइकोटिक्स एज द फर्स्ट चॉइस टू ट्रीट बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए एंटीसाइकोटिक, अगर साइकोटिक बिहेवियर आ भी रहे हैं तो भी। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई फर्स्ट चॉइस हो क्या? अगेन, जैसा कि कहा, ये सिचुएशन और कंडीशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चॉइस कभी भी दवा नहीं होनी चाहिए, ये पक्का है। तो जब भी आप नॉन ड्रग ट्रीटमेंट अप्रोचेस, मतलब साइकोलॉजिकल हो गई, बिहेवियरल हो गई, रिहैबिलिटेशन हो गई, या अगर न्यूट्रिशनल या कुछ ऐसे तरीके पॉसिबल हैं, तो उनको ट्राई करने के बाद ही आप एलोपैथिक दवाइयों के ये ट्रीटमेंट को ट्राई करें, अप्लाई करें, तभी इनका कुछ फायदा हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो यही देना पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से दवाइयां ही देना शुरू कर दें। नॉन ड्रग अप्रोचेस जो हैं वो भी देते रहना चाहिए, रिहैबिलिटेशन या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो भी इनको देते रहना चाहिए, पर उसके साथ साथ दवाइयां फिर देनी शुरू की जा सकती हैं। जब और कोई ऑप्शन ना बचे और पेशेंट को बचाना हो तो उस केस में देना जरूरी है दवाइयां। तो आइए अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 तरह की दवाइयां हो सकती हैं। सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, एंटीसाइकोटिक दवाइयां। ये स्किज़ोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए दवाइयां बनाई गई थी, या जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनके लिए। तो कौन कौन से कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं ओल्डर एडल्ट्स में? वो होते हैं जैसे रिस्पेरिडोन, क्यूटियापाइन, ओलेंजापाइन, हेलोपेरिडोल। ये कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में लाई करती हैं। उनमें से ये दवाइयां दी जा सकती हैं। हालांकि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि वो भी बहुत माइल्ड डोज पर ही दी जाएगी। यूजुअल इफेक्ट्स क्या होंगे इनके? कि एक तो सेडेशन होगा इनसे, मतलब थोड़ा नींद आएगी, थोड़ा बेहोशी सी होगी, इसलिए रात को दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर इसमें क्या होगा, एग्रेशन और जो एजिटेशन हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वो कम हो जाएगा। तो गुस्से को कम करने के लिए अक्सर ये दवाइयां बहुत हेल्पफुल होती हैं, एंटीसाइकोटिक दवाइयां, सेकंड जनरेशन वाली खासकर। और साथ ही साथ गुस्से की तो चलो एक बात हो गई, वो तो सेडेशन वगैरह के वो तो साइड इफेक्ट की वजह से हुआ, सेडेशन तो साइड इफेक्ट है। पर इससे जो एक्चुअल सिम्टम्स हैं, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, पैरानॉइड थिंकिंग, बिलीव, शक करना बहुत ज्यादा, ये सब ट्रीट हो जाएंगे इस बहाने, इनसे रिड्यूस हो जाएंगे सिम्टम्स। पर पूरी तरह से ये सिम्टम्स नहीं जाते, तो थोड़े बहुत बचे रह जाएंगे, बट काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा पेशेंट को। रिस्क क्या है इनके साथ? रिस्क है कुछ साइड इफेक्ट्स, जैसे कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और इनका जो डिमेंशिया में जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है वो थोड़ा और बढ़ सकता है इस वजह से। गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, इनका बैलेंस बिगड़ेगा, गिर जाएंगे, चोटें लगेंगी। स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं, डेथ हो सकती है। 1 से 4% अगर हम कहें तो इनके अंदर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है डेथ का, उन लोगों के मुकाबले जिनको एंटीसाइकोटिक नहीं मिल रही डिमेंशिया के पेशेंट्स में। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे स्टिफनेस हो जाती है शरीर में, मसल्स में, लिम्स में, हाथ पैर में, ट्रेमर्स आते हैं, झटके से महसूस होते हैं, कंपन महसूस होती है, पार्किंसन डिसीज जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जबकि इसको स्यूडो पार्किंसोनिज्म कहते हैं। पार्किंसन डिसीज डेवलप नहीं होगा, बट उसी के जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। तो मसल कोऑर्डिनेशन और मसल की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। इनवॉलेंट्री झटके से पेशेंट जो है वो दिखाता है, या हिलता डुलता है, या बिल्कुल अकड़ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ सिम्टम्स सिर्फ फेस पे आएंगे, कुछ नेक और हेड में आएंगे, कुछ हाथ पैर लिम्स में आएंगे, कुछ पूरे शरीर की बनावट में, शरीर के चलने डुलने में, गेट जिसे कहते हैं, मतलब पेशेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर दे या बैठना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने में आते हैं, खासकर कि ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले बताए, ये वाले सिम्टम्स ज्यादा देखने में आएंगे। तो उनको क्यूटियापाइन जो दवा है, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलो हमने बात की ये दवाइयां दे सकते हैं, पर इनका क्लिनिकल एफिकेसी क्या है? क्या चांस है कि इससे पेशेंट में बहुत ज्यादा रिलीफ आएगा या नहीं आएगा? तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, रिसर्च हुई है, उनमें देखने में आया कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो ऑन एन एवरेज आ ही जाएगा पेशेंट्स के अंदर, पर इसमें साइड इफेक्ट्स जो होंगे इनके बहुत फ्रीक्वेंट होंगे। तो ये सारी जो दवाइयां जो एंटीसाइकोटिक की बात करिए अगर देंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी?
प्रॉब्लम ये आएगी कि इनके साइड इफेक्ट्स फ्रीक्वेंट होंगे, बहुत जल्दी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही अपीयर कर जाएंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि पेशेंट को दवा दे रहे हैं, और गिनती चुनती कुछ साइड इफेक्ट्स बाद में भी बने रह जा सकते हैं। और बार बार जो रिसर्च हुई है उन्होंने यही देखा है कि जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनमें डेथ का रिस्क कार्डियक अरेस्ट से, मतलब हार्ट अटैक से होने वाले या स्ट्रोक के चांस उनमें हमेशा ज्यादा रहते हैं उन लोगों के मुकाबले जो जनरल पॉपुलेशन में ओल्डर पेशेंट है या जो अल्जाइमर के पेशेंट है बट उनको एंटीसाइकोटिक नहीं दी जा रही या जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट दवाओं की कैटेगरी आती है बेंजोडायजेपाइन्स। ये मेनली एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बेचैनी, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं जिससे कि पेशेंट रिलैक्स हुए, कामनेस आए। और नींद अच्छी करने के लिए भी इनको दिया जाता है, मतलब इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए। पर इनके साथ दिक्कत होती है, ये एडिक्टिव होती हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, तो इनकी आदत पड़ जाती है। अगर ये ना लो तो नींद नहीं आएगी, ले लोगे तो नींद आएगी, लोगे तो एंजाइटी नहीं होगी, नहीं लोगे तो एकदम एंजाइटी शुरू हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ओल्डर एडल्ट्स में दी जाने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं? लोराजेपैम, टेमाजेपैम, डायजेपैम, एल्प्राजोलैम, क्लोनाजेपैम। ये कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं। इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे? ये अल्कोहल की तरह बिल्कुल नशा लाने का काम करती हैं, जिससे कि एकदम बहुत अच्छा रिलैक्सेशन, सेडेशन, ये सब होगा, नींद आएगी बहुत अच्छी। हालांकि ये वेरी करती हैं कि कितनी देर तक बॉडी के अंदर रहेंगी, तो कितना लंबा इफेक्ट रहेगा, ये अलग अलग दवाइयों पर डिपेंड करता है। जैसे एल्प्राजोलैम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए नींद के लिए अक्सर कई बार डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड कर देते हैं। जबकि डायजेपैम जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब बहुत देर तक पेशेंट के अंदर इसका इफेक्ट रहेगा, तो ये एंजाइटी और पैनिक अटैक के लिए दी जाती है। रिस्क क्या है? एक सबसे बड़ा रिस्क है सभी एज के पेशेंट्स के लिए कि डिपेंडेंस हो जाती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मतलब एडिक्शन हो जाती है। उसके अलावा क्या रिस्क होंगे? जैसे वही कि बॉडी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, नशा सा रहेगा तो गिर सकता है पेशेंट। अगर रात को सोते सोते उसको टॉयलेट जाना हुआ पेशेंट को, या किसी भी वजह से उनकी नींद टूट गई, तो चांस है कि वो गिर सकते हैं, बैठे बैठे भी गिर सकते हैं कहीं पर। और पैराडॉक्सिकल एजिटेशन, मतलब जहां ये रिलैक्स करने का काम करेंगी वहां कुछ पेशेंट्स के अंदर वो उल्टा असर पड़ सकता है, वो और रेस्टलेस हो सकते हैं। तो ये कुछ पैराडॉक्सिकल एजिटेशन सिम्टम भी देखने में आ जाते हैं कभी कभी। कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, डिलीरियम के चांस बढ़ सकते हैं या डिलीरियम हो सकता है, तो मेंटल कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। और कॉग्निटिव डिक्लाइन भी इससे थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब डिमेंशिया और सीवियर हो सकता है। तो जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जो खासकर बहुत ओल्ड हो रहे हैं, उनके अंदर एक और रिस्क आ जाता है कि जब ये दवाइयां धीरे धीरे बंद करी जाती हैं तो उससे भी उनके डिमेंशिया के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत पड़ गई है इन दवाइयों की। तो अगर ये दवाई मिलनी बंद हो जाएगी दिमाग को, तो उससे वो और वर्स होना शुरू हो जाएगा। ये कितना बड़ा रिस्क है इससे, क्योंकि इसका इमोशंस के सेंटर्स पर भी असर पड़ता है। मतलब जैसे जैसे पेशेंट्स की ये दवाई छुड़वाई जाएगी तो उसकी एंजाइटी बढ़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि एंजाइटी को कम कर रहा था। नींद की प्रॉब्लम फिर से थोड़ी सी रिटर्न कर सकती है। तो अचानक से जो चेंज आएगा, फिजिकल मेंटल चेंज आएगा, इससे पेशेंट परेशान हो सकता है। और परेशान होने से उनकी थिंकिंग, उनके बिहेवियर में वैसे भी चेंज आ जाएगा, जो कि एंजाइटी में भी आ जाता है। मतलब जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिनको किसी और वजह से दी जा रही है, डिमेंशिया जिनको नहीं है, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं कि जब ये दवाइयां धीरे धीरे छोड़ी जाती हैं तो वो थोड़ा टाइम के लिए डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। तो सेम इनके साथ भी हो जाएगा, इमोशनल चेंजेस की वजह से उनकी थिंकिंग और बिहेवियर में चेंज आ सकते हैं। तो इनसे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, और कभी कभी ये विड्रॉल सिम्टम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसलिए इनको छोड़ते टाइम इन दवाइयों को मेडिकल सुपरविजन चाहिए, टेस्ट कराने पड़ेंगे, फैमिली या किसी पर्सन का आसपास होना उनके बहुत जरूरी है, इनको अकेला नहीं छोड़ना। ये सारी चीजें जो है ध्यान दी जाती हैं और बहुत केयरफुली नोटिस किया जाता है इनको, इनकी कंडीशन को। तो अब बात करें कि क्लिनिकल एफिकेसी क्या है इन दवाओं की। फिर से वही आ जाता है कि बहुत लिमिटेड एविडेंस है कि ये हम कहें कि इनकी जो एफिकेसी है वो अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा असर ले आएंगी या लंबा असर ले आएंगी, ऐसा नहीं है। हालांकि जब ये दवाइयां ली जाती हैं, इनका बहुत अच्छा असर देखने में आता है, तो पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स बड़े खुश होते हैं इसके इफेक्ट्स की वजह से। पर यहां प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल कितना बड़ा इंपैक्ट आया है। क्या पेशेंट की कंडीशन को ओवरऑल बेटर करने का काम किया है, या बस दवाओं की वजह से, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि दिमाग के उस हिस्से को दबा दिया है, और ये केवल नशे की और दूसरे रीजंस की वजह से, एडिक्शन के रीजंस की वजह से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। तो ओवरऑल क्या उसके दिमाग के वो केमिकल्स या उनके एरियाज जो है दिमाग के, वो इंप्रूव हो गए जिनकी वजह से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो रही थी, या फिर ये बस नशे की वजह से पेशेंट थोड़ा बेटर दिखाई देने लगता है। और साथ ही साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि एंटीसाइकोटिक और दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से ज़्यादा बेटर काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, वो भी एंजाइटी और दूसरी प्रॉब्लम्स को कम करने का काम करती हैं। तो हम बेंजोडायजेपाइन्स ही क्यों दें, हम वो क्यों ना दें, वो वाला एक अक्सर एक इशू आ जाता है। तो उस केस में भी हम ये नहीं कहेंगे कि यही दवाइयाँ दें या ये ना दें, ऐसा हम डिसीजन लेना कई बार मुश्किल हो जाता है।
तीसरी कैटेगरी आती है दवाइयों की मूड स्टेबलाइजर। ये क्या करते हैं, मूड रिलेटेड सिम्टम्स जो है, पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो रही है, रेस्टलेसनेस आ रही है, या बिल्कुल वो डिप्रेसिव हो गया है, पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है, इस तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है। कौन से होते हैं? वेल्प्रोइक एसिड सबसे कॉमन होता है, जो कि ओल्डर एडल्ट्स में डिमेंशिया में यूज किया जाता है, और ये शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है। थोड़े टाइम के लिए भी चेंज आ सकता है, लंबे टाइम तक चेंज रहे इन दवाओं से, ऐसी दवाइयां भी दी जा सकती हैं। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स वही है, इनके मूड को बेटर करने का काम करती हैं, या मूड को स्टेबल रखने का काम करती हैं, हम ये कहें मूड स्टेबलाइजर दवाइयां हैं। तो इनके डोज पर डिपेंड करता है, जितनी डोज देंगे उतना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। और कई बार ये दवाइयां थोड़ी सिडेटिंग हो सकती हैं, थोड़ा नशा आ सकता है इनसे। रिस्क क्या है इनको यूज करने से? वेल्प्रोइक एसिड जो होता है, ये जो दवा है, इसके लिए जब ये दी जाती है तो ब्लड के लेवल्स में इसको मॉनिटर किया जाता है रेगुलरली। मॉनिटरिंग चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो देखना पड़ता है कि कहीं ये बॉडी के अंदर ठीक तरीके से मेटाबोलाइज हो पा रही है या नहीं, क्योंकि इसके ज्यादा या कम लेवल्स की वजह से, कम की वजह से तो असर आएगा नहीं, पर ज्यादा की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अगर ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर एक्सेप्टेबल रेंज में भी अगर मौजूद है, रिलीज हो रहा है, असर लाने के लायक काम कर रहा है, फिर भी इससे कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कंफ्यूजन हो जाएगी, थिंकिंग में कंफ्यूजन आएगी, सोचने समझने की ताकत कम लगेगी, कंफ्यूजन आएगी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, चक्कर आएंगे, डिजीनेस सी महसूस होगी, चलने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है, ट्रेमर्स फील हो सकते हैं, कंपन महसूस हो सकती है शरीर में, पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें भी, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब। इसकी क्लिनिकल एफिकेसी क्या है? एजिटेशन जैसे सिम्टम्स को कम करने में, क्योंकि ये मूड स्टेबलाइजर है, तो एजिटेशन जैसे सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ओवर एक्टिव है पेशेंट तो उसको सुस्त करने में, रिलैक्स करने में इसकी जो एफिकेसी है वो ना के बराबर है, उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। पर ज्यादातर जो मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए पेशेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो जो उदास हैं, सैड हैं पेशेंट्स, उनके मूड को इंप्रूव करने में, उनकी मेंटल कंडीशन को बेटर करने में, चीयरफुल बनाने में, और डेली लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन और बैलेंस बनाने में, फंक्शनिंग में, वो थोड़ा उनको हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट आती है चौथी कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की। ये मूड स्टेबलाइजर से अलग है। मूड स्टेबलाइजर में यह ध्यान दिया जाता है कि डिप्रेशन अगर दूर हो रहा है तो पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव ना हो जाए, और अगर ओवर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना चला जाए, तो मूड को स्टेबल रखने का काम करती हैं। पर एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या होता है, सिर्फ वो मूड को बढ़ाने का काम करती हैं, वो बढ़े हुए मूड को कम करने का काम नहीं करेंगी। तो ये फर्क है इनके अंदर। तो जिन भी पेशेंट में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, उनके अंदर मूड स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं। सिडेटिव इफेक्ट भी लाती हैं, थोड़ा मतलब सुस्त करने का काम करेंगी। एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ मूड को बेटर करने का काम करती हैं। तो ये डिप्रेशन में दी जाएगी जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन है डिमेंशिया के टाइम पे। पर इनके साथ दिक्कत क्या होता है कि ये अक्सर इफेक्ट लाने में बहुत टाइम लगा देती हैं। तो अगर पेशेंट को काफी डिप्रेसिव सिम्टम आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, गिल्ट फीलिंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, वर्थलेसनेस की और अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग्स बहुत आ रही हैं, तो उस केस में 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते भी लग सकते हैं इनके असर को आने में। और कई बार ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स के लिए भी दी जाती है, क्योंकि सेफ समझी जाती हैं बहुत। बेंजोडाइजेपाइन्स और दूसरी दवाइयों के मुकाबले सेफ समझी जाएंगी, तो कई बार डॉक्टर इसको दे देगा। बट फिर वही बात प्रॉब्लम आ जाती है कि इनके असर आने में टाइम लगता है। एंग्जाइटी के भी अगर सिम्टम कम करने हो उसमें भी। तो इसमें जो कॉमन दवाइयां दी जाती हैं वो SSRI दवाइयां होती हैं, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे साइटेलोप्राम, एसाइटेलोप्राम, सर्ट्रेलिन, ये बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं। और इसके अलावा पैरोक्सिटीन भी एक दवा यूज की जाती है, पर ये बाकी दवाइयों के मुकाबले बहुत एंटी कॉलिनर्जिक होती है, मतलब इससे कॉन्स्टिपेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए अक्सर इसको अवॉइड किया जाता है। तो पेशेंट को और दूसरी पेट की और पता नहीं कहाँ की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मुंह सूखने लगेगा, आंखों में थोड़ा ब्लड विजन दिखाई पड़ेगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये अक्सर नहीं दी जाती, जिनके एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं। तो बाकी की जो पहले दवाइयां बताई, साइटेलोप्राम वगैरह, वो ज्यादा कॉमनली दी जाती हैं। जिन पेशेंट्स को खाना नहीं पसंद आ रहा, मतलब एपेटाइट उनकी कम है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या जिनको नींद नहीं आ रही, उनको मिर्ताजापाइन दवा भी दी जा सकती है। ये भी एंटी डिप्रेसेंट होती है। और ट्रेजोडोन करके एक एंटी डिप्रेसेंट होती है जो वीक होती है, मतलब मूड के अंदर तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाएगी, कई बार पेशेंट्स में असर नहीं लाएगी, पर ये सिडेटिव होती है, मतलब इससे नींद अच्छी आ जाएगी। तो ये जितने भी एंटी डिप्रेसेंट है, अगर रात को दिया जाए बेड टाइम पे, तो नींद अच्छी ले आएंगी। पर कोई दवा डिप्रेशन के सिम्टम को ज्यादा अच्छे से कम करेगी, तो कोई कम अच्छा से कम करेगी उन सिम्टम्स को। तो इफेक्ट्स क्या हुए, इनके जो इफेक्ट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। कुछ तो बहुत अच्छा इफेक्ट कर देंगी, तो उस केस में दिक्कत कहां आ जाती है, ये आ जाती है कि मान लो अगर SSRI कोई दवा दे दी और उसके इफेक्ट्स आने में हमें लगते हैं 3 से 4 हफ्ते, अब पेशेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये देखने में कि ये दवा काम करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए और 1-1.5 महीना 2 महीना रुकना पड़ सकता है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, विद टाइम चेंज आ जाएगा।
अब वो हो सकता है दवा दिमाग पे असर डाल ही ना रही हो, तो 2 महीना बर्बाद। तो ऐसे में ये देखने में कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, जज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एसएसआरआई दवाई दी जाए, किस टाइप की एसएसआरआई दवाई जो होगी पेशेंट पे काम करेगी। क्योंकि एक तो हम ये भी नहीं कह सकते 4 दिन में काम करनी चाहिए थी, नहीं करी, 10 दिन चलो रुक जाते हैं, यहां रुकना ही पड़ेगा 1-1 1.5 महीना तक। तो इसलिए इनको चेंज करना, इनको बंद करना या दोबारा से कोई और मेडिसिन चेंज करना, ये बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है, जज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इनके थोड़े फास्ट जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नींद लाने के और ये सब चीजें जो है, यही सबको टारगेट करने के लिए दे दिया जाता है। क्योंकि इनको जो बेड टाइम पे, सोते टाइम जो इरिटेबिलिटी है, चिंता बेचैनी है, ये सब में थोड़ा कम करने में इनको जल्दी इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसलिए ये इन पर्पजेस पे अक्सर इसके लिए दे दिया जाता है। पर मूड के सिम्टम्स में अक्सर बड़ा दिक्कत आ जाता है इसको चेक करना। तो वर्क कर जाए तो अच्छा है, नहीं करे तो फिर बदलना पड़ेगा, बट टाइम बहुत लग जाता है बदलने में। रिस्क क्या है इसके साथ? वैसे तो ये जो दवाइयां हैं ये बहुत अच्छे से टॉलरेट हो जाती हैं, मतलब बॉडी के अंदर अच्छा खासा ये जो है असर लाने लगती हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते, और लो डोज पे और आराम से अगर धीरे धीरे इनकी डोज इंक्रीज की जाए तो कोई इशू नहीं आता पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पेशेंट की बॉडी, ऐसा नहीं है। पर फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे नोजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, ये अक्सर सबसे पहले देखने में आते हैं जब भी एंटी डिप्रेसेंट दवा शुरू की जाती है, एसएसआरआई, सबसे पहले यही वाले सिम्टम्स मोस्टली देखने में आते हैं। या जब हल्का सा भी डोज चेंज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तब ये देखने में आएंगे नोजिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाले सिम्टम्स। और वैसे तो ये एजिटेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करते हैं, पर कई पेशेंट्स में फिर वही पैराडॉक्सिकल इफेक्ट आ जाएगा, ये उसको बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। नींद डिस्टर्ब कर दी पेशेंट की, एजिटेटेड हो गया पेशेंट और बेचैन हो गया, गुस्से में आ गया। साइटेलोप्राम, खासकर कि जब वो 20 mg एक दिन में उसकी डोज से ज्यादा दी जाती है अगर, तो उससे सडन डेथ के रिस्क बढ़ सकते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट, एरिथमिया की वजह से उसके चांस बढ़ सकते हैं। हार्ट बीट्स में एकदम से फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी, हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं करेगा, हार्ट की जो वेल्व्स होंगी वो ठीक से पंप नहीं करेंगी, मसल्स काम नहीं करेंगी, जिस वजह से अचानक से हार्ट अटैक बढ़ सकता है। और जैसे कि बताया कि सिडेटिव होने की वजह से इनसे पेशेंट के गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, गिरने की वजह से चोटें लग सकती हैं। क्लिनिकल एफिकेसी क्या है इन दवाओं की? 2014 में एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ था, आरसीटी, जिसमें देखा कि साइटेलोप्राम जो है वो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट ले आता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स में, जिनको डिमेंशिया है और जिनमें डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं या एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। पर जो इनमें डोज थी वो 30 mg पर डे ली गई थी, और 30 mg बहुत बड़ी डोज है। जैसा भी बताया कि 20 mg से ज्यादा पर भी पेशेंट के अंदर मरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एफडीए ने इस तरीके के डोज को और इस तरीके के रिसर्च को डिस्करेज किया, उन्होंने मना किया ये मत करो। तो इसलिए जब लो डोज पे किया जाता है, रिसर्च की जाती है या इनकी क्लिनिकल एफिकेसी देखी जाती है, तो लिमिटेड इफेक्ट्स ही देखे गए हैं रिसर्च के अंदर। तो कई सारे पेशेंट्स में देखा जाता है या तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आ रहा, और कई पेशेंट्स में थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, बट उससे कोई बहुत बड़ा कोई पेशेंट की कंडीशन लाइफ में चेंज नहीं आ पाता। इसलिए हम ये कहेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स का बहुत अच्छा यूज जो है, फायदा जो है वो नहीं इतना देखने में आ पाता। पर हालांकि इसको दिया जाता है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन कई बार नहीं होते। अब 5वीं कैटेगरी आती है कि डिमेंशिया के खुद के ड्रग्स, मतलब दवाइयां। क्योंकि डिमेंशिया एक साइकेट्रिक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे थिंकिंग में, मेमोरी में, बिहेवियर में, अगर हम सिर्फ यही दवाइयां दें, अगर हम इन पे भी फोकस करें, तो इनसे जो थिंकिंग और बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे, उससे भी इनके एबनॉर्मल बिहेवियर में फर्क आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमें डिमेंशिया की जो दवाइयां हैं उन्हीं पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो मेमोरी और थिंकिंग को बेटर करने के लिए है। तो कई बार ये जो डिमेंशिया की जो मेमोरी से रिलेटेड इंपेयरमेंट के लिए जो दवाइयां दी जा रही हैं, वो उनके दूसरे साइकेट्रिक सिम्टम्स को इंप्रूव करने का भी काम करती हैं। इनमें कौन सी दवाइयां आ सकती हैं? जैसे कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जिनमें आती हैं डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, ये दवाइयां होती हैं। मिमेंटाइन, ये दवाई होती है। मिमेंटाइन एक दवा है, और जबकि जो पहले बताया कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, ये क्लास ऑफ ड्रग्स है, क्लास ऑफ दवाइयां हैं, जिसके अंदर मैंने बताया डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। तो ये रही कुछ दवाइयों की जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपकी फैमिली में किसी को डिमेंशिया है तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको फायदा देगी, आपको समझने में कि किस तरह की दवाइयां जो हैं वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए डिमेंशिया पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, और कैसे और कितना हद तक ये दवाइयां जो है उनमें असर ला सकती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अपने फैमिली मेंबर, अपने पेशेंट के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आपको एक क्लैरिटी आएगी शायद इस जानकारी से कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट फेस कर रहा है, वो जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी मैनेज की जा सकती हैं, दवाइयाँ किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं या नहीं होंगी हेल्पफुल बिल्कुल, कितनी उम्मीद लगाई जाए दवाइयों से, दवाइयों पर कितना निर्भर किया जाए, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको शायद कंट्रोल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगा।
ये सारे डिसीजन आप नहीं, आपका डॉक्टर लेगा। आपके डॉक्टर आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ देखने की ये चीज़ भी है कि डॉक्टर जो भी आपको ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है वो काफ़ी हद तक स्पेक्यूलेटिव होता है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का दिमाग, हर पेशेंट का शरीर अलग तरह से रिस्पॉन्स देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज पेशेंट हैं, 70-80 साल की उम्र में लोगों को अक्सर अल्जाइमर डिजीज़ होता है, 65 से अब मोस्टली केसेस में होता है। और कई पेशेंट्स हैं जिनमें माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है, जो कि अल्जाइमर से, डिमेंशिया से पहले के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें मेमोरी और थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें भी अक्सर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स देखने में आ जाती हैं। तो उनके मुकाबले यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर सिर्फ अल्जाइमर जो फुल फ्लेज्ड उनको अल्जाइमर्स हो चुका है उनकी बात की गई है। तो ऐसे में जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके साथ काफ़ी सारे रिस्क वैसे भी रहते हैं, कोमॉर्बिडिटी की वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, पास हिस्ट्रीज की वजह से, हार्ट की कंडीशन और भी न जाने क्या क्या रीजंस की वजह से। तो इसलिए डॉक्टर्स जो भी दवा दे रहे हैं उसमें थोड़ा रिस्क हमेशा रहेगा। जैसे कि शुरू में बताया वीडियो के कि कोशिश यही की जाए कि उनको ज़्यादा अच्छा केयर दिया जाए, रिहेबिलिटेशन की जाए, कोई उनका साइकेट्रिक नर्स हो उनके आसपास रहें हमेशा, जो कि उनकी देखभाल करें। उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी ये सब दिलवाई जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प कर सकता है, ताकि उनके बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको मैनेज किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है उनको हेल्प करेंगी, जिससे कि वो मैनेज कैसे कर सकते हैं इन सिम्टम्स के साथ अपनी कंडीशन को, अपने को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्वाइव कर सकें। इस तरह से उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाना चाहिए। तो दवाइयों पर बहुत निर्भर ना रहा जाए वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राई करके देख लिया जाए। अगेन जैसा कि बताया, कुछ दवाइयों के साथ रिस्क रहते हैं डेथ के, जैसे कि एंटीसाइकोटिक दवाएं हो गई, तो या हाई डोज में जब दवा आ जाती है तो भी उसमें डेथ के रिस्क, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो उस केस में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में अवॉइड ही करें दवाइयाँ। तो ये जो दवाइयों की जानकारी थी, अगर आपको पसंद आई हो, आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, अगर किसी के लिए ये यूज़फुल हो सकती है वीडियो। और साथ ही साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। आपको ऐसी और यूज़फुल जानकारी मैं दे पाऊंगा आगे, आपको और ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स, डिमेंशिया के बारे में मैं जानकारी दे पाऊंगा, या और कोई अगर साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी जानकारी के लिए भी आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।